हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर पर। आज हम यूपी लेखपाल से संबंधित हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं, कल मैंने महामैराथन 1 कराया था, आज दूसरा है महामैराथन हिंदी का। मैंने वहाँ से जो है यहाँ पर पॉइंटों को रखने का कोशिश किया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिटरेचर को शामिल नहीं किया गया है लेखपाल के सिलेबस में, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे हमारा है पहला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 के तहत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिटरेचर को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन, भाई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कोई भी हो, वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें, अब हिंदी है तो हिंदी में सब कुछ आ जाता है, तो क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना भी रहती है और विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में फंसेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। सारी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया था। पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन किसने किया, कहाँ पर हुआ और कब हुआ। 1975 में हुआ और कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ। प्रथम आयोजन की बात कर रहे हैं, हिंदी सम्मेलन प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था, तो 1975 में नागपुर में हुआ था। आजकल होता क्या है, करंट वाली चीज़ों को उसके उत्पत्ति के हिसाब से पूछ लिया जाता है। जैसे कोई चीज़ करंट में हाल ही में हुआ हो, जैसे हाल ही में हिंदू सम्मेलन जो हमारा हुआ, उससे रिलेटेड करंट वाला पूछने के बजाय उसके जो है आरंभ को पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाता है विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कब हुआ, तो 1975 में नागपुर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। 2018 में हुआ था मॉरिशस में। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो हमारा परीक्षा गुरु है, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे, उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे शामिल किया है जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जहाँ पूछने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इन सारे पॉइंटों को। फिर हमारा है अगला पॉइंट, हिंदी भाषा का प्रथम कोशकार कौन था। अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन था। अष्टाध्यायी ग्रंथ, जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है और महर्षि पाणिनि जी को वैयाकरण भी कहते हैं। इन्होंने संस्कृत व्याकरण को के जन्मदाता भी माने जाते हैं। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं, इसीलिए इसको अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हिंदी की आदि कवयित्री कौन है। मीराबाई जी को हिंदी की आदि कवयित्री माना जाता है। बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र था हिंदी का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन था, बनारस अखबार था। नेक्स्ट पॉइंट बिंदुओं को भी देख लेते हैं हम लोग। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे। विद्यापति जी को हिंदी के प्रथम गीतकार के रूप में जाना जाता है। अब पूछ रहा है, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी थी। झरना जो छायावाद की प्रथम रचना थी। झरना के रचयिता कौन थे, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र कौन था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उदंत मार्तंड था। इसके रचयिता कौन थे, जुगल किशोर जी थे। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार।
तो वो थे सुमित्रानंद पंत जी चिदम्बरा के लिए इन्हें जो है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चिदम्बरा पंत जी को चिदम्बरा के लिए प्रथम साहित्य पुरस्कार दिया गया। अगर यही पूछा जाए प्रथम महिला कौन सी थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो महादेवी वर्मा जी थी। यामा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। मैंने उन्हीं यहाँ पे पॉइंटों को रखा है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है, तो आप लोग नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता किसको माना जाता है? अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो जी को खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। प्रयोगकर्ता मतलब पहली बार इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा, ये भी पूछा गया है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। ये वो सारे पॉइंट हैं जो घूम घुमा कर परीक्षाओं में हर हाल में पूछे जाते हैं अगर लिटरेचर की बात की जाए तो। और जब सिलेबस में हिंदी साफ साफ लिख दिया गया है तो वर्णन हो लिटरेचर का ना हो, यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इन पॉइंटों को याद करते हुए, लिखते हुए, तैयार करते हुए चलिए, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी परीक्षा में। नेक्स्ट हमारा है भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? राष्ट्रकवि की संज्ञा मैथिली शरण गुप्त जी को दी जाती है और प्रथम राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसे? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वैसे पॉइंट है, ये वैसे क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें जहाँ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते आ रहे हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। अभी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ मिला, कब मिला? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ बना? आगरा में बना। अब लिटरेचर में यहाँ से और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने उन सारे बिंदुओं को यहाँ पे रखा है जो इम्पॉर्टेंट है, सटीक हैं, सारगर्भित हैं, जो यहीं से क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, मैंने उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे रखा है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इसलिए इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, ये देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? देखिए मैं उन्हीं बिंदुओं को रखा हूँ, कोई पॉइंट यहाँ से लिटरेचर से नहीं छूटे हैं जो इम्पॉर्टेंट ना हो और जो एग्ज़ाम में पूछे ना गए हो, ना पूछे जाने की प्रबल संभावना हो। मैंने उन्हीं बिंदुओं को रखा है, फालतू चीज़ों को यहाँ पे नहीं आप लोगों के सामने लेके आए हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी जी को माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, बहुत बार पूछा गया है, हल्के में मत लीजिएगा इन पॉइंटों को। नेक्स्ट हमारा है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के हरिवंश राय बच्चन जी हैं हालावाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार देवसेन ओमत द्वारा रचित है। श्रावकाचार जो है हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी, ये भी कई बार पूछा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा।
आज वाक्यांशों के लिए एक शब्द से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और सिलेबस में बिल्कुल क्लियर वर्णित भी है। तो देख लेते हैं कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द के क्वेश्चन। जैसे जिस स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे क्या कहेंगे? नवोढ़ा कहा जाता है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको क्या कहेंगे? अधियोढ़ा कहेंगे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। वो नायिका जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दंता हो जाता। जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो, जिसकी शादी फिक्स कर दी गई हो, वो वाग्दंता में बोली जाती है। पहले पति के मरने पर दूसरे से ब्याही गई औरत क्या कहलाती है? पुनर्भू कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द से। एक साथ अनेक तरह का काम करने वाला क्या कहलाता है? बहुत प्रकार का धंधा करने वाला बहुधंधी कहलाता है। एक से अधिक अनेक तरह का काम करना यानी बहुत प्रकार के धंधे करना बहुधंधी हो गया। घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ आप लोग जानते ही हैं। बहुत आसान है, मैंने पहले भी वीडियो में पहले भी मैराथन में क्लियर कर दिया है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप लोग ईमानदारी से एक बार पढ़ लेंगे समझ के तो कभी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है। एक ही बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द होता है पृष्ठपेषण। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों दिगंबर। दिगंबर किसे कहा जाता है? जिसकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों। अच्छा हृदय रखने वाला सुहृदय कहलाता है। सु मीन्स अच्छा, हृदय जिसका हृदय अच्छा हो वो अच्छा हृदय रखने वाला हो गया। सु इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। जो दान पर चलता हो दातव्य होता है। दान पर चलता हो यानी किसी दूसरे द्वारा दिया गए दान पर अपना भरण पोषण करता हो उसको क्या कहेंगे? दातव्य कहेंगे। आँख मूंद कर पीछे पीछे चलना मतलब अंधा अनुकरण करना। आँख मूंद के पीछे पीछे चलना मतलब आँख मूंद कर उसका अनुकरण करना। वो गलत कर रहा है सही कर रहा है इसका एनालिसिस ना करते हुए बस उसका अनुकरण करता ही रहना। उसका जो करे वो वही करते रहना क्या कहलाएगा? अंधा अनुकरण कहलाएगा। झूठी प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है? कहते हैं क्या भाई आप बहुत चापलूस हो, मतलब इस तरीके से झूठी प्रशंसा करके चापलूसी करना वो हो जाएगा चापलूस। यही होते हैं, आप लोग समझे रखिएगा कि चापलूस किसे कहते हैं? जो झूठी प्रशंसा कर आपसे मिले भाई आप बहुत अच्छे हो, कैसे हो, क्या है, कुछ भी तरीके से मतलब एक तरीके से वो झूठी प्रशंसा आपकी करके खुद को चापलूस बना लेते हैं। मटमैले रंग का होता है उसको धूसर कहा जाता है। जिसका कर्म न टूटे सतत मतलब कर्म ही न टूटे लगातार वो चीज़ होता रहे उसमें प्रगत होती रहे हो तो क्या कहलाता है? सतत। जो जानने योग्य हो ये भी कई बार पूछा गया है। गे जो जानने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? गे कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो। श्रेष्ठ गुणों से युक्त को आर्य कहा जाता है। आर्य को श्रेष्ठ माना जाता है। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ होता है। धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ होता है। ये दोनों पॉइंटों बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है पर्यायवाची से है। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके यूपी लेखपाल में या कोई भी कंपटीशन हो जहाँ हिंदी को सम्मिलित किया गया वहाँ इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोगों को कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल स्पष्टता आप लोगों को पढ़ाई करनी है। अश्व घोड़े के पर्यायवाची क्या हो जाएगी? है, वाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रब, सुत, सैंदो। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तुरंग दे दिया, घोटक दे दिया, वाजी दे दिया और पूछेगा एक अदर का दे देगा पर्यायवाची। कहेगा इनमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं। तब आपको ये हो जाता है कि आपको सारी पर्यायवाची ध्यान में रखनी पड़ती है और ये याद तो कर नहीं सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करना की ज़रूरत होती है पर्यायवाची के लिए। बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत होती है ईमानदारी से, तभी इसमें सफलता प्राप्त होती है। ये आप समझ लें अरे एक बार पढ़ लिए तो पर्यायवाची एक बार पढ़िए, क्वेश्चन करिए, फिर एक बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन करिए। ये सारे जो टॉपिक मैंने यहाँ पे करा रहे हैं वो बार बार प्रैक्टिस के हैं। जब जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके जो है क्वेश्चन सही होते जाएंगे, जो परीक्षा एग्ज़ाम में आपके नंबर को भी बूस्ट करके आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे।
अगला है हमारा शोध। शोध क्या होता है? शोध की पर्यायवाची गवेषण, खोज, जांच, अनुसंधान। अतीत भी कई बार पूछा गया है। पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अब इसमें एक दे दिया कोई भी जो बिल्कुल अपरिचित जैसा होगा, मान लिया अभ्यागत दे दिया, और 3 ऑप्शन जो है किसी दूसरे का पर्यायवाची दे दिया। पूछा इसमें से अतिथि का कौन सा पर्यायवाची है। तो आप जब तक पूरे पर्यायवाची को एक बार पढ़ेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप 5, 6, 7 पर्यायवाची किसी शब्द के याद करना आसान नहीं, ये प्रैक्टिस से ही केवल सही होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इस पर क्वेश्चन करिए। हमारा टारगेट यहाँ पे आप लोगों को एक सही दिशा देना और सही तरीके से, ताकि आप लोगों को हिंदी में अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके, यही मेरा मेन उद्देश्य है। बाकी मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर लिए होंगे, सारा कंटेंट पढ़ लिए होंगे, बस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस कैसे करना है, किस टॉपिक पर प्रैक्टिस करने से काम बन सकता है, किस टॉपिक को याद करने से काम बन सकता है, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अभिप्राय का देखा जाए तो अभिप्राय का जो पर्यायवाची होता है, अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, आशय होता है, मतलब होता है, मायने होता है, ये सारे शब्द अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। आकाश की पर्यायवाची पूछा जाए, ये आकाश जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो नए नए अपरिचित से वर्ड दिख रहे हैं दे दिया, जैसे अभ्र दे दिया, अभ्र दे दिया, धा दे दिया, आकर दे दिया और एक अदर दे दिया। पूछा इनमें से कौन सा पर्यायवाची आकाश का नहीं पूछा है, और देखेंगे फट से अभ्र देख लिए एक बार, क्लिक करके चले आए। तो क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना भी सफलता सुनिश्चित कराएगा। नेक्स्ट हमारा है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, मरीचि, माली। अब ये मरीचि माली जो है बहुत कम देखने को मिलता है, आप लोग अपरिचित। दिवाकर, आदित्य, भास्कर, दिनकर तो आप लोग, और हंस, इन 2 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। ये तो सामने दिखेगा, आप लोग जान ही जाएंगे, तो उन पॉइंटों को ध्यान रखना है, उन शब्दों को इसमें ध्यान रखना है जो थोड़ा कम चर्चित हैं, थोड़ा कम परिचित हैं आपसे, उनको याद रखें तो आप, और प्रैक्टिस किए बार बार इस तरीके से, तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आम का पर्यायवाची सहकार, रसाल, प्यूम, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ। अब अम्ब हुआ, रसाल हुआ, सहकार हुआ, ये सब थोड़ा अपरिचित टाइप के। अब आप प्यूम, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, आम से तालमेल नहीं खा रहे हैं पर हैं पर्यायवाची, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आँख का पूछेगा, चक्षु, दृग, अक्ष, अम्बक, चख, दीदा, बिलोचन, प्रेक्षण, लोचन, नयन। लोचन, नयन ये सब पूछ रहा है, बिलोचन पूछ रहा है, अक्ष पूछ रहा है, चक्षु पूछ रहा है, तो आप लोग दिमाग में है हाँ ये आँख का। अभी चख, दीदा पूछ लिया हैं, दृग पूछ लिया, ये थोड़ा प्रेक्षण पूछ लिए, थोड़ा अलग टाइप, अम्बक पूछ लिया, थोड़ा आँख से अपरिचित टाइप का नहीं लग रहा है। तो इन सब शब्दों को, इन सब पर्यायवाचियों को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ कैसे हम एक ट्रिक बनाएं, कैसे हम जो, और सारी चीज़ें तो आपको जैसे आँख का, चक्षु, अक्ष, लोचन, नयन, ये तो आँख का वैसे सामान्यता सब लोग परिचित हैं, तो उन शब्दों को यहाँ पे ध्यान रखना है जो थोड़ा आप उनसे अपरिचित हो, उनको ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए। पर्यायवाची रट के आप नहीं याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। पर्यायवाची आप ढंग से पढ़ें एक बार, उसके बाद में जितने क्वेश्चन करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिस का टॉपिक है। आप लोग प्रैक्टिस करते हुए, अब हम आज हम समास के प्रकार और समास और संधि में अंतर क्या है, इन्हीं बिंदुओं पर देखेंगे। आगे समास के बारे में चर्चा करेंगे। जो समास हमारा होता है, अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगर समास का सामान्य अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो संक्षिप्तीकरण या संक्षेप होता है। ठीक है, तो समास के बारे में क्लियर होंगे आप लोग। अब समास के प्रकार क्या हो? समास के मेनली प्रकार जो होते हैं 4 ही होते हैं, लेकिन पूछा जाए अगर 6 ऑप्शन में है तो आप 6 लगाइएगा, अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो 4 लगाइएगा। अब बेभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विग समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इतना तो क्लियर। कभी कभी पूछ लिया जाता है समास, जैसा सिलेबस में भी वर्णित है समास के बारे में, समास के कितने प्रकार हैं।
तो यहाँ डाउट बनते हैं। कहीं कहीं मेनली जो है 4 ही समास को माना गया है, और कुल मिला के पूछा जाए तो ये 6 समास माने जाते हैं। समास व संधि में अंतर क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। समास को अलग अलग करना क्या कहलाता है, विग्रह, तथा संधि को अलग अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। सीधे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कि समास या किसी शब्द को अलग अलग करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन में दे दिएगा विग्रह, विच्छेद, विश्लेषण, संश्लेषण, कुछ भी दे देगा। जब आपके ये पॉइंट क्लियर होंगे तभी आप आजकल जो है परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी साहित्य हो या इंग्लिश का जो हो पेपर हो, इन सब में जो है परिभाषा से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ये सब पॉइंट भी क्लियर रखिएगा अपना। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मत समझिए अब क्रमधारय समास का एग्जाम्पल ही पूछेगा, उसका विग्रह ही पूछेगा, और समास के परिभाषा से भी क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने रख सकता है। तो आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है, तभी सफलता, कंप्लीट तैयारी ही सफलता सुनिश्चित कराती है। आधी अधूरी तैयारी जो है सफलता के करीब भी नहीं लाएगी आप लोगों को, इसलिए कंप्लीट तैयारी करिए, तभी जो है आप लोगों को सफलता मिलेगी। अब आगे है हमारा, समास में 2 पदों का मेल होता है किंतु शब्द में 2 परस्पर वर्णों का मेल होता है। यहाँ भी क्लियर रखिएगा, समास में जो मेल होता है दोनों पद जुड़ते हैं, पर समास में शब्दों का मेल होता है, पदों का मेल होता है, और संधि में 2 परस्पर वर्णों का मेल होता है। इतना डिफरेंस है इन दोनों में। समास में किसी न किसी शब्दांश का लोप हो जाता है, किंतु संधि में किसी न किसी वर्ण का लोप होता है। वहाँ शब्दांश और शब्द का लोप नहीं होता है, क्योंकि शब्दों के बीच में परस्पर वर्णों में जो मेल होता है वो संधि होता है, और किसी शब्दांश या शब्द में शब्दों का जहाँ मेल होता है वहाँ समास होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये भी पॉइंट क्लियर होंगे। कल हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे समास के। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कारक। कारक के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वह सब जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है उन्हें क्या कहलाते हैं, हमारे कारक कहलाते हैं। कारक मेनली जो है 8 प्रकार के माने गए हैं हिंदी में। संस्कृत में यही 6 प्रकार के माने जाते हैं। संबोधन और प्रथम कारक को, कर्ता कारक को नहीं माना गया है। तो हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी ही पूछा जाना है आप लोगों में। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनके चिन्ह भी हैं जो पूछे जाते हैं कि अगर पूछे कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह है तो आप लोग बताएंगे ने। कर्म कारक का चिन्ह पूछे तो को हो जाएगा, करण कारक का पूछे तो से द्वारा, संप्रदान का चिन्ह पूछे संप्रदान कारक का तो के लिए ये चिन्ह है इसके। अपादान कारक का चिन्ह पूछे तो से अपादान का भी चिन्ह से है और करण का भी चिन्ह से है। पर यहाँ क्लियर है, दिखाई पड़ रहा होगा, जब से द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य होता है, मतलब उसके द्वारा मिलके साथ में जब कोई कार्य होता है तब वहाँ से की स्थिति में क्या हो जाता है, करण कारक होता है। लेकिन जब अलगाव की स्थिति जहाँ दर्शाना होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे कह दे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्तों का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, अलग हो रहे हैं। तो उस स्थिति में से चिन्ह जो होता है वो अपादान कारक को प्रदर्शित करता है, शो करता है। तो आप लोग इन दोनों में डिफरेंस को कोई डाउट मत रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कोई सेंटेंस दे के पूछा जाएगा तब वहाँ पे आपकी समझ ही काम आएगी। संबंध कारक का चिन्ह कौन कौन सा होता है, का, के, की, रा, रे, दी, ये सारे जो हैं संबंध कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा होता है, में, पर, ये सारे क्या हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। जैसे अभी कह दिया जाए पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर पक्षी बैठे, यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक के चिन्ह कौन से हैं, हे, हो, अरे, यहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह जो लगेगा यहाँ, ठीक है। विस्मयाद बोधक चिन्ह, हाँ, इसके पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया है कैसे लगते हैं। आश्चर्य, शोक, घृणा इत्यादि जो है प्रकट करते हैं, वहाँ विस्मयाद बोधक वाक्य होता है। विस्मयाद बोधक चिन्ह भी होता है, जो ये पूर्ण विराम जैसा चिन्ह खींचेंगे उसके नीचे बिंदी रखना होता है। तो आप लोग, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा,
तो अगर ऐसा भी लिखा हुआ मिल गया तो वहाँ भी संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे हे मोहन, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तुम आगरा जाओ, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। अभी पूछे राम पत्र पढ़ रहा है, यहाँ कौन सा कारक? राम ने पत्र पढ़ा ना, यहाँ चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन अब यहाँ पे आपका सेंस काम करेगा। राम पत्र पढ़ रहा है, किसके द्वारा पत्र करता यहाँ पे कौन है? राम है। राम द्वारा यहाँ पर क्रिया की जा रही है। कौन सी क्रिया की जा रही? पढ़ने की क्रिया की जा रही है। तो अब यहाँ राम ने पत्र पढ़ रहा है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अब करण कारक की बात कर ही लिए हैं पहले से। कलम से पत्र लिखता है, तो वस्तु का सहारा ले रहा है, कलम के साथ पेन, कलम से पेन लिखता है, से द्वारा काम किया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। बालक दूध के लिए रोता है, तो के लिए चिन्ह होता है संप्रदान कारक के लिए, यहाँ पर जो है संप्रदान कारक हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।